काफ़ी दिनों से टेक्निकल इशू होने की वजह से वीडियो हमारी नहीं आ रही थी यूट्यूब चैनलों पर, लेकिन अब इसको दूर कर लिया गया है। और चलिए आज के इस करंट अफेयर्स के सीरीज़ को देखते हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत अक्टूबर और नवंबर मंथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली निम्नलिखित में से नवरत्न दर्जा प्राप्त किस कंपनी पर बकाया ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्तियां अर्थात एनपीए हो गया है? ऑप्शन ए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, ऑप्शन सी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और ऑप्शन डी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अर्थात ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। क्योंकि आप जानते हैं कि एसबीआई का जो है लगभग 325 करोड़ रुपया के बकाया ऋण की किस्त और ब्याज की भुगतान करने में यह असमर्थ रहा, जिसके कारण से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को एनपीए घोषित कर दिया गया है। तो चलिए आज के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023-24 में भारत में आयकर दाताओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 8.23 करोड़, ऑप्शन बी 8.70 करोड़, ऑप्शन सी 9.38 करोड़, ऑप्शन डी 10.41 करोड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 10.41 करोड़, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च की गई थी? दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कहा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 अक्टूबर 2024। यदि बात करें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, तो इसकी शुरुआत जो की गई थी मूल रूप से 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है 5 लाख रुपया तक बीमा कवर प्रदान किया जाता था, जो कि इस 2024 से पहले यह 70 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों के लिए था, लेकिन 29 अक्टूबर 2024 के बाद इसको 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है यह विश्व की सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित योजना है और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपया का बीमा कवर दिया जाता है। तो चलिए आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अर्थात PLFS रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत में वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी की दर कितनी है? ऑप्शन ए 3.2%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 6.3%, ऑप्शन डी 7.4%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 3.2%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दूरबीन भारत में स्थापित की गई है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय द्रव दर्पण दूरबीन, ऑप्शन बी सुबारू दूरबीन, ऑप्शन सी अत्यधिक बड़ी दूरबीन, ऑप्शन डी बड़ी बायनोकुलर दूरबीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय द्रव दर्पण दूरबीन। ये दूरबीन जो है उत्तराखंड में एक जगह है। कौन सा जगह है? उत्तराखंड में एक जगह है देवस्थल। ये देवस्थल में इसकी स्थापना की गई है और ये दूरबीन जो है अंतर्राष्ट्रीय द्रव दर्पण दूरबीन यह भारत और एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG नवंबर 2024 में बनाए गए हैं? ऑप्शन ए संजय मूर्ति, ऑप्शन बी विपिन कुमार, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू और ऑप्शन डी प्रवीणा राय। तो इसका सही आंसर है संजय मूर्ति। संजय मूर्ति को जो है नवंबर 2024 में भारत के नए CAG बनाए गए हैं। CAG क्या करता है? तो ये ऑडिट करने का काम करता है, संसदीय विभाग समिति का ये ऑडिट करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यह एक संवैधानिक पद है जिसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दारंगा असम में स्थापित की गई है?
तो ऑप्शन ए भारत बांग्लादेश सीमा, ऑप्शन बी भारत नेपाल सीमा, ऑप्शन सी भारत भूटान सीमा, ऑप्शन डी भारत म्यांमार सीमा। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत भूटान सीमा पर जो है पहली एकीकृत चेक पोस्ट अर्थात दारंगा की स्थापना की गई है। दारंगा असम में स्थापित की गई है भारत की पहली एकीकृत चेक पोस्ट, जो कि किस सीमा पे है? भारत भूटान सीमा पे है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कोदो मिलेट के पौधे खाने से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई। ऐसा इन पौधों में निम्नलिखित तत्व पाए जाने के कारण हुआ। ऑप्शन ए साइक्लोपियाजेनिक अम्ल, ऑप्शन बी ग्लाइको एल्कोलॉइड्स अम्ल, ऑप्शन सी पॉइजन हेमलॉक और ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है साइक्लोपियाजेनिक अम्ल। दोस्तों हाल ही में जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है और देश का 50वां टाइगर रिजर्व भी है। देश का 50वां टाइगर रिजर्व है, तो ये भी ध्यान रखने योग्य है। इसमें अभी हाल ही में 10 हाथी की मृत्यु हो गया था। क्यों? क्योंकि कोदो मिलेट वो पौधे खाए थे और उस मिलेट में जो है एक अम्ल पाया गया था जो साइक्लोपियाजेनिक अम्ल था, और ये जहरीला होने के कारण 10 हाथियों की मृत्यु हो गई और काफ़ी चर्चा का विषय था। इस कारण से यह प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि समाचार की सुर्खियों में रहा विंझिंझम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विंझिंझम बंदरगाह की यदि बात करें तो यह केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वर्ष 23-24 में भारत में दुग्ध उत्पादन कितना है? ऑप्शन ए 230.6 मिलियन टन, ऑप्शन बी 239.3 मिलियन टन, ऑप्शन सी 240.5 मिलियन टन और ऑप्शन डी 241.2 मिलियन टन। तो इसका सही आंसर है 239.3 मिलियन टन। ये हाल ही की रिपोर्ट में यह बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की किस महिला क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने की घोषणा मध्य अक्टूबर 2024 में की है? इसका ऑप्शन ए है नीतू डेविड, ऑप्शन बी डायना एडोलजी, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर और ऑप्शन डी मिताली राज। दोस्तों इसका सही आंसर है नीतू डेविड। नीतू डेविड को हाल ही में आईसीसी ने जो है इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने की घोषणा की है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल देशों का 27वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? किस देश का? राष्ट्रमंडल देशों का 27वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए समोआ, ऑप्शन बी सेंट जॉन्स, ऑप्शन सी इस्लामाबाद और ऑप्शन डी कोलंबो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समोआ। समोआ में जो है हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों का 27वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसकी अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए 500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1500 किलोमीटर और ऑप्शन डी 2000 किलोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1500 किलोमीटर, जो कि हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का भारत ने परीक्षण किया है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? 1500 किलोमीटर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुवालू द्वीप निम्नलिखित में से किस कारण समाचार की सुर्खियों में रहा? तो ऑप्शन ए है आंतरिक संघर्ष, ऑप्शन बी बढ़ता समुद्री जलस्तर, ऑप्शन सी प्रबल भीतियों के समक्ष संकट, ऑप्शन डी इस द्वीप पर स्वामित्व को लेकर हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच विवाद। तो इसका सही आंसर है बढ़ता समुद्री जलस्तर। बढ़ता समुद्री जलस्तर के कारण तुवालू द्वीप जो है समाचार की सुर्खियों में रहा था, तो इसको ध्यान रखने योग्य ये बात है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को 2024 से 26 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? यहाँ कुछ ध्यान देने योग्य बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हाल ही में जो चुनाव किया गया है इसके अध्यक्ष का, वो 2024 से 26 अवधि के लिए कतः किसे चुना गया है? ऑप्शन ए फ्रांस को, ऑप्शन बी इटली को, ऑप्शन सी भारत को और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत को। ऑप्शन सी भारत को इसको चुना गया है। यदि बात करें दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं इसकी स्थापना COP21 के दौरान 2015 में किया गया था। और इसका जो है COP21 के दौरान जो है 2015 में की गई थी। और किसके सहयोग से किया गया था? तो ये भारत और फ्रांस के सहयोग से, भारत और फ्रांस के सहयोग से किया गया था। और इसकी जो मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ है? तो भारत के गुरुग्राम में है। कहाँ? गुरुग्राम, जो कि यूपी में पड़ता है, और ये भारत में इसका मुख्यालय है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों ने देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग वैश्विक मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी पर्थ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी टोक्यो जापान, और ऑप्शन डी कराची पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली भारत। इसका सही आंसर है नई दिल्ली भारत में, जहाँ पे सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग वैश्विक मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस की आयोजन की गई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो चर्चा में रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 73वीं मिस यूनिवर्स चुना गया है? ऑप्शन ए मारिया फर्नांडा बेल्ट्रॉन, जो कि मैक्सिको की रहने वाली है। ऑप्शन बी विक्टोरिया कजेर-थेल्विक, जो डेनमार्क की रहने वाली है। और ऑप्शन सी एस्निडिमा अदेतिसिता, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विक्टोरिया कजेर-थेल्विक, जो कि डेनमार्क की रहने वाली है, और इसे 73वीं मिस यूनिवर्स चुन लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-N2 को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण स्थल से अंतरिक्ष में छोड़ा? ऑप्शन ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन बी गुयाना अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन सी SpaceX केप केनावरेल, ऑप्शन डी कनेडी अंतरिक्ष केंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है SpaceX केप केनावरेल। क्या है? SpaceX केप केनावरेल से GSAT-N2 को छोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय CBD का 16वां COP कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए काठमांडू नेपाल में, ऑप्शन बी पोर्ट लुइस मॉरिशस में, ऑप्शन सी केली कोलंबिया में, और ऑप्शन डी हरारे जिम्बाब्वे में। दोस्तों इसका सही आंसर है केली कोलंबिया में। हाल ही में जो है CBD का 16वां COP आयोजित किया गया था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है BPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो इसे भी ध्यान में रखना है। चलिए अगले 20 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा में सुधार हेतु, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा माइक्रो लेवल में दिखाई दे रहा है, तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। प्रवेश परीक्षा में सुधार हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति, आपको डायरेक्ट ये भी कहा जा सकता है कि किस समिति के सिफारिश पर ये की गई थी, तो यहाँ ये अध्यक्ष का नाम भी याद रखना है, डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति ने प्रवेश परीक्षाओं को हाइब्रिड मॉडल अपनाए जाने का सुझाव दिया है। कौन सा मॉडल? हाइब्रिड मॉडल अपनाए जाने का सुझाव किसने दिया है? डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति ने। तो इस मॉडल के बारे में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है? ऑप्शन ए सभी प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन और लिखित दोनों ही तरीकों से कराई जाए, ऑप्शन बी प्रवेश परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा तथा लिखित परीक्षा का विकल्प हो, ऑप्शन सी जहां पूरी परीक्षा ऑनलाइन तरीके से करना संभव न हो वहां प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों पर डिजिटल रूप से भेजा जाए जबकि परीक्षार्थी परीक्षा का उत्तर हाथ से लिखे, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात जहां पूरी परीक्षा ऑनलाइन तरीके से करना संभव न हो वहां प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों पर डिजिटल रूप से भेजा जाए जबकि परीक्षार्थी परीक्षा का उत्तर हाथ से लिखे। इस टाइप का कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसको सरकार के पास सबमिट कर दिया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी ध्यान देने योग्य है और इस पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस रोग से पूर्णतया मुक्त घोषित किया है? देखिए WHO द्वारा अभी भारत को किस रोग से मुक्त घोषित किया गया है? तो ये ऑप्शन ए कह रहा है ट्रेकोमा से, ऑप्शन बी रतुंधी से, ऑप्शन सी टिटनस से, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रेकोमा। ट्रेकोमा से हाल ही में WHO द्वारा भारत को मुक्त घोषित किया गया है। यदि ट्रेकोमा की बात आई तो चलिए इसको देखते हैं।
ट्रेकोमा जो है एक आँख से संबंधित, किससे, आँख से संबंधित जो है, आँख से संबंधित संक्रामक बीमारी है। क्या है, आँख से संबंधित संक्रामक बीमारी है। संक्रामक क्या होता है, संक्रामक बीमारी क्या होता है, तो संक्रामक बीमारी वह बीमारी होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये आँख से संबंधित है, पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात, चूँकि इसको जो है यदि एग्जामिनर करंट को साइंस से जोड़ना चाहे तो इस प्रश्न को आसानी से जोड़ सकता है। तो ये आँख से संबंधित रोग है ट्रेकोमा, ये बात रखना, पहला बात ध्यान रखना है। और ये संक्रामक बीमारी भी है, दूसरी बात ये याद रखना है। तीसरी बात ये याद रखना है कि यह एक वायरस से होने वाला रोग है। क्या है, ट्रेकोमा एक वायरस से होने वाला रोग है। और इस वायरस का नाम क्या है, तो इस वायरस का नाम है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। क्या नाम है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको करंट यदि एग्जामिनर चाहे तो इस करंट क्वेश्चन को साइंस से रिलेट करके पूछ सकता है कि ट्रेकोमा जैसी बीमारी जो है संक्रामक है या नहीं है, तो संक्रामक है। किस अंग से संबंधित है, तो ये आँख से संबंधित है। किस वायरस से होने वाला रोग है, तो ये यहाँ वायरस नहीं होगा, ये जो है वायरस से नहीं, ये जीवाणु से होने वाला है, अर्थात बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये क्या है, बैक्टीरिया से। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, मिस अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से वायरस लिखा गया, लेकिन ये एक जीवाणु संक्रमित रोग है। क्या है, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और ये बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे 2 बार 21 नंबर हो गया है, तो आप लोग नंबर पे ध्यान न देंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि विदेशी व्यापार से संबंधित उच्च शैक्षणिक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड अर्थात IIFT विदेश में अपना पहला कैंपस कहाँ स्थापित करने जा रहा है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी अबू धाबी, ऑप्शन सी दुबई और ऑप्शन डी बाली। तो इसका सही आंसर है दुबई में जो है IIFT विदेश में अपना पहला कैंपस स्थापित करने जा रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि टूरिटोप्सिस डोहर्नी क्या है। टूरिटोप्सिस डोहर्नी क्या है। ऑप्शन ए एक अमर जेलीफिश है, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर पाई जाने वाली मेढक की प्रजाति है, ऑप्शन सी सुंदरवन में पाए जाने वाले जहरीला सांप है, और ऑप्शन डी उत्तराखंड में फूलों की घाटी में पाई जाने वाली सदाबहार फूलों की एक प्रजाति है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एक अमर जेलीफिश है। ये क्या है, एक अमर जेलीफिश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात RRBs की इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितने % है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 51% और ऑप्शन सी 49%, ऑप्शन डी 35%। तो क्षेत्रीय RRBs की इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 50% है। यदि RRB की बात आए तो हाल ही में एक सरकार द्वारा पहल किया गया है क्या पहल किया गया है कि देश में कुल जो है 28 ही RRBs को रखा जाए। RRBs की संख्या को कितना किया जाए, तो 28 किया जाए। इससे पहले 43 था, जिसको घटा करके हाल ही में कितना इसकी संख्या कर दी गई देश में, 28 इसकी संख्या कर दी गई। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखने योग्य है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि सेबी के दिशा निर्देश के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों की इक्विटी में सरकार को अपनी हिस्सेदारी घटाकर अधिकतर कितने % अगस्त 2026 तक लानी है। अर्थात सेबी के अनुसार सरकार द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की इक्विटी में अपनी हिस्सेदारी को अगस्त 2026 तक कितना लाना है, घटा करके। ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 51%, ऑप्शन डी 50%। इसका सही आंसर है 75%। अगस्त 2026 तक इसमें जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार को अपनी हिस्सेदारी जो है घटा करके 75% करनी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 नवंबर 2024 में किस शहर में आयोजित हुआ।
ऑप्शन ए लीमा पेरू, ऑप्शन बी बाकू अजरबैजान, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील और ऑप्शन डी अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों इसका सही आंसर है बाकू अजरबैजान। बाकू अजरबैजान में हाल ही में COP29 का आयोजन किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2024 में कहाँ हुआ। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी चेन्नई। दोस्तों यहाँ का रहा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है, इसका आयोजन जो हुआ वो गोवा में। और इसमें फोकस कंट्री की यदि बात करें, तो इसमें फोकस कंट्री का दर्जा किसको दिया गया था, तो इसमें फोकस कंट्री की दर्जा जो है ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था। किसको दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था। दोनों बातें याद रखने योग्य हैं। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि नवंबर 2024 में संपन्न भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो अभी तुरंत हमने देखा कि ये आयोजित किया गया था गोवा में, जिसको फोकस कंट्री के रूप में किसको दर्जा दिया गया था, फोकस कंट्री के रूप में ऑस्ट्रेलिया को दर्जा दिया गया था। कहता है 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शन ए मिथुन चक्रवर्ती भारत का है, ऑप्शन बी शेखर कपूर को, ऑप्शन सी फिलिप नोयस ऑस्ट्रेलिया के और ऑप्शन डी एलिजाबेथ कार्लसन ब्रिटेन के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फिलिप नोयस को जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नवंबर 2024 में किस शहर में संपन्न हुआ। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी नोएडा गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी अहमदाबाद। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ था, उसमें फोकस कंट्री के रूप में दिया गया था दर्जा किसको, ऑस्ट्रेलिया को। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भी फोकस स्टेट का दर्जा दिया जाता है। किस चीज़ का, फोकस स्टेट का इसमें जो दर्जा दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में, वो दिया गया था किसको, झारखंड को दिया गया था। और इसका थीम क्या था, थीम भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ का थीम पूछने का। तो इसका थीम जो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का, वो क्या था, थीम था विकसित भारत @ 2047, यह इसकी थीम थी। और फोकस स्टेट कौन था, फोकस स्टेट था झारखंड। दोनों बातों को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सैन्य परिवहन विमान C295 निर्माण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम ने, देखिए यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है, संयंत्र कहाँ स्थापित किया है। सबसे पहले यहाँ दो बातें याद रखना है। C295 निर्माण के लिए किसको ये दर्जा, किसको ये अधिकार प्राप्त है, तो टाटा एडवांस सिस्टम को। किसको, टाटा एडवांस सिस्टम को। ये बात भी ध्यान रखने योग्य बात है, हो सकता है क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आ जाए। किसको अधिकार प्राप्त है, टाटा एडवांस सिस्टम को अधिकार प्राप्त है। संयंत्र कहाँ स्थापित किया है, तो ये ऑप्शन ए है वडोदरा गुजरात, ऑप्शन बी काकीनाडा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कोरबा छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी भरूच गुजरात। दोस्तों इसका सही आंसर है वडोदरा गुजरात। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी चर्चा का विषय था, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन से संबंधित ही ये अगला क्वेश्चन है कि भारत में C295 विमानों का निर्माण किस देश की कंपनी के सहयोग से शुरू किया गया है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन डी अमेरिका और ऑप्शन डी स्पेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्पेन। और किस देश की कंपनी से सहयोग से शुरू किया गया है, स्पेन। लेकिन किसने शुरू किया है, तो टाटा एडवांस सिस्टम ने। किसने, टाटा एडवांस सिस्टम ने ये शुरू किया है। और इसका जो है पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया है, पहला संयंत्र स्थापित किया है आपने अभी देखा था कहाँ पे, गुजरात के वडोदरा में। कहाँ पे, गुजरात के वडोदरा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
लास्ट इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हमने कोशिश किया कि काफ़ी तेज़ी से आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मिड अक्टूबर और नवंबर का है वो करा दिया जाए, और इससे आगे की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज है वो भी हम लोग लगातार लेते आएंगे, जिससे कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर किया जा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उद्योग व्यापार जगत के देश के अग्रणी संगठन फिक्की के अध्यक्ष पद 2024-25 के लिए किसे नवंबर 2024 में सौंपा गया है। ओवरऑल ये कह रहा है कि फिक्की के अध्यक्ष पद पर हाल ही में किसे नियुक्ति की गई है। ऑप्शन ए अनिल शाह, ऑप्शन बी रंजीत मेहता, ऑप्शन सी हर्षवर्धन अग्रवाल, ऑप्शन डी अभ्युदय जिंदल। तो इसका दोस्तों सही आंसर है हर्षवर्धन अग्रवाल। क्या है, हर्षवर्धन अग्रवाल को हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष पद दिया गया है या इस पद पर नियुक्ति दी गई है। तो फिर से एक बार नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय दिया। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।